भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले, आज का पाकिस्तान, के बंगा गांव में हुआ। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह तीनों ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलनों में सक्रिय थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ, उनके पिता और चाचा जेल में थे। घर का वातावरण संघर्षमय था। गोया स्वतंत्रता का संदेश उनके कानों में जन्म से ही फूंक दिया गया हो। भगत सिंह के बचपन में खेत, मिट्टी और देशभक्ति के गीत, यही उनकी दुनिया थी। वे बचपन में खिलौनों से नहीं, बल्कि मिट्टी में बंदूकें और तलवारें बनाकर खेलते थे। कहते हैं कि एक बार उनके पिता ने उनसे पूछा, बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? छोटे से भगत ने जवाब दिया, मैं अंग्रेजों को देश से भगाऊंगा। यह उत्तर सुनकर परिवार को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन यह साफ था कि इस बालक के भीतर कुछ असाधारण है। 1912 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। अमृतसर से लौटे लोगों की आंखों में डर, चेहरे पर दर्द और दिल में आक्रोश देखकर उनका मन झकझोर उठा। कुछ ही दिनों बाद वे खुद जलियांवाला बाग गए। वहां की मिट्टी को बोतल में भरकर घर लाए और उसे रोज प्रणाम करते थे, मानो वो मिट्टी उनके भीतर क्रांति के बीज बो रही हो। भगत सिंह ने लाहौर के डीएवी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। ये स्कूल आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलता था, जहां स्वतंत्रता, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम पर जोर दिया जाता था। यही उन्होंने लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के बारे में पढ़ा। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने इतिहास की किताबों से 1857 की क्रांति, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की वीरगाथाएं आत्मसात कर ली थी। 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 15 साल के भगत सिंह ने इसमें पूरी ऊर्जा के साथ भाग लिया, विदेशी कपड़े जलाए, सरकारी स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालय में दाखिला लिया। परंतु 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस निर्णय ने युवा भगत सिंह के मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने समझा कि केवल अहिंसा और निवेदन से अंग्रेजी हुकूमत नहीं हटेगी, उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। लाहौर में पढ़ाई के दौरान भगत सिंह की मुलाकात क्रांतिकारी विचारधारा वाले युवाओं से हुई। 1924 में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी। यहां उन्होंने राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे साथियों के साथ हथियारबंदी, गुप्त बैठकें और योजनाओं में हिस्सा लेना शुरू किया। भगत सिंह के परिवार ने जब उनका विवाह तय करना चाहा, तो वे घर छोड़कर कानपुर चले गए। उन्होंने पत्र में लिखा, मेरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित है, इसमें विवाह जैसी कोई जगह नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का व्रत था। कानपुर में रहकर उन्होंने प्रताप अखबार के लिए लेख लिखे, जिनमें वे ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों की आलोचना करते और जनता को जागरूक करते थे। उन्होंने भगवती चरण वोहरा जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कई पर्चे और पुस्तिकाएं तैयार की, जिनमें मजदूरों, किसानों और युवाओं से उठ खड़े होने की अपील की जाती थी। यहीं से भगत सिंह का जीवन केवल गुस्से से नहीं, बल्कि गहन विचारधारा और स्पष्ट लक्ष्य से संचालित होने लगा। अब वे केवल हथियार उठाने वाले क्रांतिकारी नहीं रहे, बल्कि एक सोच, एक दर्शन और एक आंदोलन के प्रतीक बन गए थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए देश भर में इसका विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने के लिए बैरमी से लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज का आदेश पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट ने दिया और लाठियों की चोट लाला लाजपत राय के सिर और सीने पर लगी। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह इस घटना से भीतर तक हिल गए। उन्होंने कहा, लालाजी की मौत का बदला लेना हमारा कर्तव्य है।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि जेम्स ए स्कॉट को मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में घात लगाकर हमला किया गया, लेकिन गलती से स्कॉट की जगह पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स मारा गया। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को गोली मारकर वहां से भागने में सफलता पाई। भागने के दौरान लाहौर के एक कांस्टेबल चन्नन सिंह ने उनका पीछा किया, लेकिन राजगुरु ने उसे भी गोली मार दी। इसके बाद भगत सिंह ने अपना भेष बदल लिया, बाल कटवाए, पगड़ी हटाई और अंग्रेजी कोट पतलून पहन ली। भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी ने उन्हें अपने पति के रूप में पेश किया और ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकलवा दिया। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह ने महसूस किया कि केवल हिंसा से व्यापक जन जागरण संभव नहीं। जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए प्रतीकात्मक कार्य जरूरी है। इस समय वे क्रांति की परिभाषा को केवल हथियारबंद संघर्ष से आगे बढ़ाकर जनचेतना और सामाजिक क्रांति तक ले जाने लगे। 1929 में अंग्रेज सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पास करना चाहती थी, जिससे मजदूर आंदोलनों और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण हो जाता। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने तय किया कि इसका विरोध केवल सड़कों पर नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के दिल में किया जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने का जिम्मा मिला, ताकि बिना किसी की जान लिए अंग्रेजों को संदेश दिया जा सके। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में उस दिन माहौल गंभीर था। जैसे ही बिल पास होने की प्रक्रिया शुरू हुई, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों के बीच 2 बम फेंके। बम ऐसे बनाए गए थे कि धमाका तो हो, लेकिन किसी की मौत न हो। धमाके के बाद उन्होंने पर्चे फेंके, जिनमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं। खुद को गिरफ्तार करवाकर वे चाहते थे कि अदालत उनके विचारों का मंच बने। उन्होंने अदालत में दलील दी कि उनका उद्देश्य हत्या नहीं, बल्कि जनता को जगाना था। उनके मुकदमे और बयानों ने देश भर के युवाओं में नई ऊर्जा भर दी। इस घटना के बाद भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि जननायक बन गए। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपने लगी। जेल में उनके विचारों और लेखों को पढ़कर युवाओं में आजादी के लिए बलिदान देने की ललक पैदा हुई। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और कई साथियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान अंग्रेजी सरकार को सॉन्डर्स की हत्या के सुराग भी मिलने लगे। जल्दी ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में मुख्य आरोपी बना दिया गया। इस केस का नाम सुनते ही ब्रिटिश हुकूमत ने इसे अपने राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध बताकर पूरे देश में प्रचार किया। लेकिन यह प्रचार उल्टा पड़ा। जनता ने इसे अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ सबसे बड़ा प्रतिकार मान लिया। जेल में भगत सिंह को अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक राजनीतिक बंदी की तरह सम्मान चाहिए था। लेकिन अंग्रेजी जेल प्रशासन उन्हें घिनौने हालात में रख रहा था। गंदा खाना, मैले कपड़े, अपमानजनक व्यवहार और गोरे व भारतीय कैदियों के बीच भेदभाव, इसी के खिलाफ भगत सिंह और साथियों ने भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल की शुरुआत सिर्फ जेल सुधार के लिए नहीं, बल्कि भारत के राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए हुई थी। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, जतिन दास समेत कई क्रांतिकारी इसमें शामिल हुए। दिन ब दिन उनका शरीर कमजोर होता गया। जतिन दास तो 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। उनकी लाश को जब कोलकाता ले जाया गया तो लाखों लोग सड़क पर उतर आए, मानो पूरा राष्ट्र एक साथ जाग गया हो। भगत सिंह के शब्द थे, क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। और भूख हड़ताल के दौरान उन्होंने साबित किया कि विचार और संकल्प शरीर से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने
अदालत को अपना क्रांतिकारी मंच बना लिया। उन्होंने बयान दिया कि वे हिंसा के समर्थक नहीं हैं, परंतु गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाना आवश्यक है। उनके तर्क, नारे और लेख ब्रिटिश सरकार को बेचैन करने लगे। अंग्रेजी हुकूमत ने तय कर लिया था कि भगत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अक्टूबर 1930 में अदालत ने फैसला सुनाया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, बाकी साथियों को अलग अलग सजाएं। ये सुनते ही अदालत कक्ष में गूंज उठा, इंकलाब जिंदाबाद। फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने दबाव के डर से 23 मार्च की शाम को ही फांसी दे दी। उस दिन भगत सिंह के पास जेलर आया और बोला, तुम्हारी फांसी का वक्त आ गया है। भगत सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंतजार किस बात का, चलिए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। कहा जाता है कि फांसी से पहले उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए कदम बढ़ाए। अंग्रेजी हुकूमत ने रात में ही उनके शवों को जलाकर राख सतलज नदी में बहा दी, ताकि लोग उनका अंतिम दर्शन न कर सकें। लेकिन ये योजना विफल रही। समाचार फैलते ही पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर, गीत गाकर और नारे लगाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। भगत सिंह की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भर दी। कई युवाओं ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। उनकी तस्वीरें घर घर में लगने लगी। उनके नारे हर सभा में गूंजने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, शहीदों अमर रहो। भगत सिंह के लिए क्रांति का मतलब सिर्फ हथियार उठाना नहीं था। वे कहते थे, क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। उनका मानना था कि असली आजादी तभी है जब समाज से शोषण, जातिवाद, अज्ञानता और अन्याय मिट जाए। वे समाजवाद के समर्थक थे। उनकी दृष्टि में आजाद भारत ऐसा होना चाहिए जहां अमीर गरीब का भेद न हो, शिक्षा और रोजगार सबको मिले और किसी का शोषण न हो। भगत सिंह तर्क और विज्ञान में विश्वास करते थे। वे अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थे, लेकिन धर्म को पूरी तरह नकारते नहीं थे। उनका विरोध उस धर्म से था जो मनुष्य को बांटता है। उनके प्रसिद्ध निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं में उन्होंने स्पष्ट कहा कि मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होना चाहिए। भगत सिंह मानते थे कि युवाओं को सिर्फ जोश नहीं, बल्कि होश भी चाहिए। वे चाहते थे कि युवा किताबें पढ़े, इतिहास समझें, समाज की समस्याओं को जानें और फिर सोच समझकर परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाएं। उनका कहना था, जो मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य महान बना लेता है, वो मृत्यु से नहीं डरता। भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथियों ने अपने अदम्य साहस से करोड़ों भारतीयों में आजादी की आग जलाई। अदालत में दिए गए उनके बयानों और जेल से लिखे गए पत्रों ने स्वतंत्रता संघर्ष को वैचारिक दिशा दी। उन्होंने युवाओं को ये विश्वास दिलाया कि वे बदलाव के वाहक बन सकते हैं। बम कांड और भूख हड़ताल ने भारत की स्वतंत्रता की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दी। 23 मार्च 1931 को उनकी शहादत के बाद देश भर में जो लहर उठी, उसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। गांधी जी जैसे नेताओं को भी मानना पड़ा कि भगत सिंह एक असाधारण व्यक्तित्व थे। उनकी तस्वीरें, नारे और लेख आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी याद में 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, सड़कें, डाक टिकट, अनगिनत जगहों पर उनका नाम और तस्वीर अंकित है। आज भी जब हम भ्रष्टाचार, असमानता और सामाजिक अन्याय देखते हैं, तो भगत सिंह के विचार हमें याद दिलाते हैं कि असली स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समान और जागरूक समाज है। भगत सिंह का जीवन केवल 23 वर्ष का था, लेकिन इन 23 वर्षों में उन्होंने जो सोच, साहस और प्रेरणा दी, वो सदियों तक अमर रहेगी। वे अपने समय से आगे के इंसान थे, जिनकी कलम और बंदूक दोनों का लक्ष्य एक ही था,
एक ऐसे भारत का निर्माण जहां इंसान को इंसान समझा जाए। आज भी जब कोई युवा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है, तो वो केवल आवाज नहीं, बल्कि उस विरासत की गूंज होती है जिसे भगत सिंह ने अपने खून से सींचा था। धन्यवाद।